हेलो दोस्तों, मैं दीपक सिन्हा। आप सभी का स्वागत है इस न्यू सेशन में। क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 संविधान क्यों और कैसे। इस चैप्टर के मैंने आप लोगों को 6 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ये पार्ट 4 है वीडियो। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के कोई 4 एकात्मक लक्षण बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और टफ भी है। और क्वेश्चन नंबर 8, संविधान को प्रभावी बनाने के तरीकों का वर्णन कीजिए। इस वीडियो में हम ये 2 क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इस क्वेश्चन को समझाने में ट्यूशन में 1 घंटा लगा था। बहुत टफ है। अब इसको समझाने से पहले थोड़ी सी एक भूमिका बनाना चाहूँगा कि आप लोग समझ जाओ कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। मैं फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। भारतीय संविधान के कोई 4 एकात्मक लक्षण बताने हैं। एकात्मक लक्षण, जब सारी पावर्स किसी एक के हाथ में आ जाती है। एकात्मक लक्षण जब सारी पावर्स किसी एक के हाथ में आ जाती है, उसे हम एकात्मक कहते हैं। ध्यान समझना, उसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं। आप लोगों को पीछे क्वेश्चंस में मैंने बताया था कि संविधान में रंग से लेकर राजा तक के अधिकार लिखे गए हैं। तो संविधान में केंद्र और राज्य, भारत में जितने राज्य हैं 28 राज्य, उन सबको अधिकार दिए गए हैं। संविधान ने केंद्र को और राज्य को सबको अधिकार बांटे हुए हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं जिसमें सारी पावर्स केंद्र के हाथ में चली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना, हाल फिलहाल का एक तरह से अगर देखा जाए तो ये इमरजेंसी थी, देश के ऊपर संकट था महामारी का। तो कुछ समय के लिए पूरे देश की पावर किसके हाथों में चली गई? केंद्र के हाथ में। किसके हाथों में? केंद्र के हाथों में। तो वो क्या हो गया? हमारा एकात्मक लक्षण। तो हमें इस क्वेश्चन में वही चीज़ पढ़नी है कि कब कब हमारा संविधान ढांचा एकात्मक हो जाता है। आशा करता हूँ क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम सीधा आंसर पे और पॉइंट पे बात करते हैं, उसी में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। पॉइंट नंबर 1, शक्तिशाली केंद्र। मैंने बोला ना, शक्तिशाली केंद्र। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें केंद्र के हाथों में सारी पावर्स चली जाती हैं। तो पहला पॉइंट ही है शक्तिशाली केंद्र। कह रहा है कि केंद्र, ध्यान समझना, ये क्वेश्चन टफ है। केंद्र संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय में कानून बनाती है। केंद्र को काम दिया हुआ है, संविधान ने काम दिया हुआ है कि वो संघ सूची को केंद्र सूची भी बोलते हैं, कि केंद्र संघ सूची और समवर्ती सूची में कानून बनाती है। आगे, परंतु विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय में भी कानून बना सकती है। तो देखा, पावर्स किसके हाथ में चली गई? केंद्र के हाथ में। इसको थोड़ा सा और लंबा एक्सप्लेन कर देता हूँ। संघ सूची में केंद्र सरकार काम करती है, यानी कि संघ सूची में जितने भी विषय हैं उसके ऊपर केंद्र सरकार काम करती है। राज्य सूची में राज्य की सरकारें उसके ऊपर काम करती है। और समवर्ती सूची में जो भी विषय दिए गए हैं, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर उसके ऊपर कार्य करती है। तो आप कह सकते हो कि भैया सबका काम अपना बटा हुआ है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में केंद्र राज्य सूची के विषयों में कानून बना सकती है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है? संघात्मक ढांचा एकात्मक हो जाता है, किसी एक के हाथ में पावर। तो ये पॉइंट नंबर 1 था। डिस्क्रिप्शन में इस नोट्स के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को PDF मिल जाएगी इस नोट्स की। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियाँ कह रहा है कि राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा करने पर भारत का संघीय शासन एकात्मक शासन के रूप ले लेता है।
रूप ले लेता है। जब राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है तब ये संघात्मक ढांचा, संविधान का संघात्मक ढांचा एकात्मक हो जाता है। तो 2 पॉइंट हमने अभी तक क्लियर किए, शक्तिशाली केंद्र और दूसरा है आपातकालीन शक्तियाँ। तीसरा एकहरी नागरिकता, ये बहुत ईजी है, आराम से समझ में आ जाएगा। एकहरी नागरिकता कह रहा है कि भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति दोहरी नागरिकता नहीं पाई गई है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, ठीक है। भारत में 28 राज्यों के नागरिक या संघीय प्रदेशों के नागरिक सभी देशवासी केवल क्या है, भारतीय ही कहलाते हैं। चाहे वो बिहार का हो, महाराष्ट्र का हो, केरल का हो, तमिलनाडु का हो, उत्तर प्रदेश का हो, जिस मर्जी राज्य का हो, वो क्या है, भारतीय है। उसको हमारे पास क्या है, एकहरी नागरिकता। लेकिन अमेरिका के पास क्या है, दोहरी नागरिकता, एक देश की और एक जिस राज्य में वो रहता है उसकी, इसलिए उसको दोहरी नागरिकता कहते हैं। सिंपल था। पॉइंट नंबर 4, राज्यपालों की नियुक्ति। राज्यपालों की नियुक्ति, ध्यान देना इस बात को। कह रहा है कि राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। MCQ यानी 1 मार्क्स में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। और वे विशेष परिस्थितियों में केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। जो राज्यपाल होता है ना, वो राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करता है। अब इसको मैं ज़्यादा बड़ा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 4-5 में जब राज्यपाल आएगा तो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन होगा। इतना समझा दूँ बस इसके बारे में। राष्ट्रपति राजा है ना भारत का, अगर देखा जाए तो भारत का राजा कौन है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के अंडर में सब कुछ होना चाहिए। तो राष्ट्रपति क्या करता है, हर राज्य के अंदर अपना एक राज्यपाल नियुक्त करता है। वो किस लिए, कि वो ये पता लगा सके कि उस राज्य के अंदर सही से शासन व्यवस्था चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक है, राष्ट्रपति हर राज्य के अंदर एक अपना राज्यपाल नियुक्त करता है। इसलिए कहा जाता है कि राज्यपाल एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे भी व्यवस्था क्या हो गई, एकात्मक हो गई। राज्य सरकार अपना काम कर रही है, शासन व्यवस्था चला रही है, लेकिन उसके ऊपर नज़र कौन रख रहा है, राज्यपाल। और राज्यपाल किसका, राष्ट्रपति का। तो यहाँ पे व्यवस्था क्या हो गई, एकात्मक। डन। अब कर लेते क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन इस तरीके से है, संविधान को प्रभावी बनाने के तरीकों का वर्णन कीजिए। भाई भारत का संविधान है तो वो किस तरीके से लोकप्रिय रहेगा, किस तरीके से लोगों के बीच में रहेगा, किस तरीके से लोग उसके बारे में जानेंगे तभी तो उसके ऊपर चलेंगे। यानी कि उसका प्रचार होना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो संविधान है वो है क्या। संविधान तो है मगर उसकी खासियत के बारे में लोग जानेंगे तभी तो उसके साथ जुड़ेंगे। तो उसका क्वेश्चन इसी तरीके से कह रहा है कि संविधान को प्रभावी बनाने के तरीकों का वर्णन कीजिए कि किस तरीके से संविधान को प्रभावी बनाया जा सकता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, बस समझ लो। 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ एक चैप्टर के, मतलब कि मिनिमम 10 और मैक्सिमम 12 से 13 क्वेश्चन एक चैप्टर के होंगे और उसी में से पेपर आने की संभावना। ये एक 10 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, पहला पॉइंट है, कह रहा है कि संविधान को प्रचलन बनाने का तरीका। पहला, इसमें लोगों की व्यापक सहमति होनी चाहिए। इसमें लोगों की व्यापक सहमति होनी चाहिए जो लोकप्रिय हो और जिसमें लोगों का विश्वास हो कि वे बिना किसी भेदभाव और स्वार्थ के सबके हितों की रक्षा करे। यानी कि लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये संविधान जो है वो ऐसा संविधान है जिसके अंदर लोगों के अधिकार लिखे गए हैं और बिना स्वार्थ के लिखे गए हैं। दूसरा पॉइंट, संविधान के मौलिक प्रावधान। कह रहा है कि संविधान में सब लोगों के हितों की रक्षा होनी चाहिए, तभी तो लोकप्रिय होनी चाहिए, ताकि कोई भी वर्ग ये ना सोच सके कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3, कह रहा है कि
संस्था की संतुलित रूपरेखा, संस्था की संतुलित रूपरेखा कह रहा है कि सब संस्थाओं जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग को अपने कार्य करने के लिए समान शक्तियां होनी चाहिए। यानी कि जो डिपार्टमेंट्स हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, ये सारे डिपार्टमेंट्स को एक खुली छूट होनी चाहिए काम करने की। इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए ताकि वे अपने क्षेत्र में स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से कार्य कर सके। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जिससे हमारा संविधान प्रभावी बनता है, लोगों के बीच में लोग इसके बारे में जानते हैं कि हमारा संविधान कैसा है, और तभी लोकप्रिय होता है संविधान लोगों के बीच। तो ये 2 क्वेश्चन थे। अब इस सीरीज़ में पार्ट नंबर 5 में मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसकी, उसमें क्वेश्चन नंबर 9 और ये क्वेश्चन नंबर 10 पोस्ट करा के ख़त्म, फर्स्ट चैप्टर ख़त्म, फिर सेकंड चैप्टर में हम स्टार्ट कर लेंगे बात करने की। और उसमें सेकंड चैप्टर में बता दूं तो 12 क्वेश्चंस हैं। सेकंड चैप्टर में सिर्फ 12 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन इनफ है। अभी 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करवा रहा, इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि अभी मैं सारे बड़े क्वेश्चन 4 से 6 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो करवा लेता हूँ, क्योंकि उसमें ही 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे आप लोगों को। और बाद में जब सिलेबस ख़त्म हो जाएगा फिर 1 मार्क्स की सीरीज़ स्टार्ट करूँगा, जिससे क्या होगा, रिवीजन भी हो जाएगी और 1 मार्क्स भी कवर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।